1984 भोपाल। रात के 2 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था। पर किसे पता था कि आधे से ज़्यादा लोग अगली सुबह देख ही नहीं पाएंगे। हमीदिया हॉस्पिटल में पेशेंट्स सो रहे थे और अचानक डॉक्टर्स देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर घुसने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि मामला कुछ और ही है। इन लोगों के साथ कुछ और ही भयानक हो रहा है। सभी को एक जैसे ही सिम्टम्स है। सभी को सांस लेने में ही तकलीफ आ रही है। किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। पर अफसोस हॉस्पिटल का स्टाफ एक बारे में इतने सारे पेशेंट्स के लिए रेडी ही नहीं था। बट फिर भी डॉक्टर्स ने अपनी जान लगा दी। जो कर सकते थे वो किया, बट स्टिल उन लोगों की जान नहीं बचा पाए। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि लोगों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। किसी को क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भोपाल की सभी हॉस्पिटल्स का यही हाल था। हर तरफ मातम फैला हुआ था। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जहरीले गैस ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल डाला। 15,000 से भी ज़्यादा मौत दर्ज हुई। 21,000 से ज़्यादा बच्चे प्री मैच्योर डेथ में मारे गए। आज भी लोग इसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं। पर भोपाल में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? लोकल गवर्नमेंट से लेकर हायर अथॉरिटी कोई भी ऐसा नहीं था जिसे यूसीआईएल के अंदर हो रहे भयानक कारनामे की जानकारी ना हो। बट किसी को पावर तो किसी को पैसे से दबा दिया गया। 1969 में हमारी गवर्नमेंट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नई पॉलिसी लॉन्च करती है, जिसके अंदर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती हो तो वो इंडियन कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकती है। तो 1969 में भोपाल में पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करने के लिए एक प्लांट लगाया जाता है नेम्ड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल। अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इंडिया में 7 नाम के पेस्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए यूसीआईएल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करती है। भोपाल प्लांट में प्रोडक्शन जोर शोर से शुरू होता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये कामयाबी एक दिन पूरे शहर को तबाह कर देगी। 2 दिसंबर 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज़ 7 के प्रोडक्शन में करा जाता है। उसके प्लांट से गैस लीक होने लगी और वर्कर्स ने उन पे ध्यान नहीं दिया, यह कह के कि ऐसे लीकेज तो होते रहते हैं। गैस लीक होने के थोड़ी देर बाद ही वर्कर्स की आंखें जलने लगती है और वो अपने मैनेजर को खबर देते हैं, बट तब तक देर हो चुकी थी। पर इनमें गलती किसकी है? इस मिथाइल आइसोसाइनेट में ऐसा क्या था कि जिसने भोपाल जैसे सुंदर शहर को तबाह कर दिया? केमिस्ट्री में 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक होता है बाकी सबको छोड़कर, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, जो कि एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है, जिसकी वजह से उसे पेट्रोल या कोल हर चीज़ में हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। फैक्ट्रीज में इसका बहुत यूज़ होता था, कभी मशीन्स में तो कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो कभी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल और साइनेट से बनता है। साइनेट कार्बन और नाइट्रोजन से बनता है। ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तो पॉइजनस गैस बन जाती है। दैट्स वाई इसे नाइट्रोजन के प्रेशर के अंडर रखा जाता है। अगर किसी इंसान के ऊपर ये गैस अफेक्ट करती है और उसे 24 से 72 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो मर ही जाएगा। डॉक्टर्स अपने हिसाब से सभी को ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये सब गैस लीक होने की वजह से हुआ है। पर उनको पता ही नहीं था कि इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए। MIC इज़ अ डेंजरस गैस। इतनी बड़ी कंपनी थी, 1000 जितने एम्प्लॉयज़ थे, फिर भी कोई इसे रोक नहीं पाया। आखिर क्यों? 1980 आते आते हमारी देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पहले इंडो पाक वॉर, फिर इमरजेंसी और 1984 की एंटी-सिख रायट्स, जिसके चलते MIC को इंपोर्ट करना UCL के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था
और एज ए सॉल्यूशन उन्होंने MIC का प्रोडक्शन इंडिया में करना शुरू करा। UCIL का 51% शेयर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास था और बाकी का 49% शेयर हमारी गवर्नमेंट के पास था। UCL के भोपाल प्लांट में 3 अंडरग्राउंड प्लांट बनाए गए थे, जिसके अंदर MIC को बनाकर स्टोर करा जाता था। E610, E611, E619 इन तीनों टैंक के अंदर टोटल 68,000 लीटर लिक्विड MIC को स्टोर करा जाता था, लेकिन फॉर सेफ्टी रीज़न 2 ही टैंक के अंदर MIC को स्टोर करने का प्रोविज़न था। एक टैंक कंपनी को हमेशा खाली रखना होता था। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोविज़न इन सभी के अंदर अपनी कैपेसिटी से 50 से 60% MIC और बाकी में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन रखा जाता है, ताकि ये बाहर हवा या पानी के साथ रिएक्ट ना करे। इन सभी टैंक्स के अंदर 2 पाइप्स थे। एक टैंक के अंदर नाइट्रोजन डालता था और दूसरा, अगर टैंक के अंदर कोई टॉक्सिक गैस भर जाती थी तो उसे बाहर निकाल के बर्निंग के लिए भेज देता था। UCL की फैक्ट्री में मेंटेनेंस ना के बराबर थी। पाइप्स और वॉल्स दोनों गल चुके थे, सब में जंग लग गई थी और ऐसे में इसको यूज़ करना खतरे से खाली नहीं था, पर हायर अथॉरिटी का इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। काफ़ी एम्प्लॉयज़ का ध्यान तो गया, पर उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। अक्टूबर 1984 में एक टैंक के अंदर नाइट्रोजन लेवल काफ़ी कम होने लग जाता है, जिसके चलते MIC के बाहर आने का खतरा था। टैंक्स में जंग की वजह से टैंक का इस हाई प्रेशर को संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और गैस लीक होने लगा, जिससे सारे सिस्टम को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। और अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न जब भी कभी ऐसा होता है तो जब तक ये रिपेयर नहीं हो जाता इसे शुरू करने की अप्रूवल नहीं होती। लेकिन इस केस में टैंक्स को रिपेयर करे बिना ही दोबारा शुरू कर दिया गया। अक्टूबर में गैस लीक हुई थी, लेकिन बिना किसी जांच पड़ताल के काम फिर से शुरू कर दिया गया। टैंक के पाइप्स जिसे टॉक्सिक गैस निकल के बर्निंग के लिए निकाला जाता है, वो टैंक क्लीन नहीं करे जाते थे। गैस क्लीन करने के लिए एक साइड से पानी डाला जाता था और दूसरी साइड से पानी निकाला जाता था, पर इस केस में पानी अंदर तो जाता था लेकिन टैंक से बाहर नहीं आ रहा था। लेबर ने ये बात अपने सुपरवाइज़र से करी, पर उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। MIC पानी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है और जब दूसरी शिफ्ट शुरू होती है तो वो देखते हैं कि पाइप में से कुछ लीकेज हो रहा है और उन्होंने देखा कि पाइप से कुछ येलोइश लिक्विड निकल रहा था। फिर भी किसी ने इस बात की चिंता नहीं की और टी ब्रेक लेने के लिए सभी चले गए। वहाँ भी वो बात कर रहे थे कि पाइप में कुछ लीकेज है, लेकिन इस बात की किसी ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। फैक्ट्री में कुछ टाइम पहले एक केमिकल इंजीनियर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और UCIL की टीम को बताते हैं कि यहाँ पर जो पाइप्स हैं, जो टैंक्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। या तो रिपेयर करो या फिर नए लगाओ। टी ब्रेक ख़त्म होता है और सुपरवाइज़र जाकर देखते हैं कि आखिर लीक हो कहाँ रहा है, पर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं सबके हाथ पैर फूल चुके होते हैं। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि ये लीक बहुत ज़्यादा है और टैंक के अंदर पानी घुस चुका है। पानी टैंक में जाते ही MIC पानी के साथ रिएक्ट करती है, जिसके बाद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और MIC का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और एक पॉइजनस गैस फॉर्म होता है और लीक से बाहर आने लगता है। फैक्ट्री में 2 अलार्म थे, एक फैक्ट्री के अंदर और एक बाहर। गैस लीक होते ही अंदर का अलार्म तो बचा दिया, पर बाहर का सायरन खराब था, जिसे किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि गैस लीक हुई है। सायरन बजते ही फैक्ट्री से वर्कर बाहर भागने लगते हैं, पर वो भाग के जाते भी कहाँ। अब तक तो पूरे शहर के अंदर पॉइजनस गैस फैल चुकी थी। रात तक E6 टैंक पूरा खाली हो चुका था, जिसने भोपाल को गैस चैम्बर बना दिया था। ड्यू टू दैट इतने लोगों की जान गई, बट कंपनी के चेयरमैन एंडरसन ने कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर दिया और वो दूर कहीं अमेरिका में अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे। 1980 में क्रॉप फेलियर होते हैं, पेस्टिसाइड्स की डिमांड बहुत कम हो जाती है, जिससे UCIL का रेवेन्यू ना के बराबर हो गया था।
एंड एज ए रिजल्ट जिस MIC को वो इंपोर्ट करके लाते थे उसे अपने भोपाल प्लांट में मैन्युफैक्चर करने की परमिशन मांगी और गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे भी दी। इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग उस टाइम पे कोई भी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिक और एक्सप्लोडिव इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी। जब भी ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं तो आसपास के लोगों को अवेयर करा जाता है कि उस प्लांट के अंदर क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें लीक हो जाए तो लोगों को क्या हो सकता है और लोग कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन UCL के केस में ऐसी कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी गई थी। यहाँ तक किसी को ये तक मालूम नहीं था कि इस प्लांट में एक्चुअल में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए थी जो कि सब कुछ संभाल सके, पर UCL में सीनियर डॉक्टर्स तो क्या डॉक्टर्स ही नहीं थे। डॉक्टर्स को बाद में मालूम चलता है कि ये सब गैस लीक होने से हुआ है, पर ट्रीटमेंट देना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना था। टैंक में 50 to 60% से ज़्यादा MIC स्टोर नहीं कर सकते, पर उस रात टैंक में 67% से भी ज़्यादा MIC स्टोर थी। MIC टैंक से निकले गए पाइप क्लीन करने का डेली प्रोविज़न था, लेकिन UCIL कॉस्ट बचाने के लिए वीक में हार्डली 1 या 2 बार ही इनको साफ करती थी। MIC गैस को ठंडी जगह पे स्टोर करा जाता है। साइंटिफिकली MIC गैस को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करा जाता है, लेकिन MIC गैस का कूलिंग ये कहकर हटा दिया गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड, ये कंपनी में ये पहला केस नहीं था, इससे पहले बहुत सारे थे। 1982 में ट्रेड यूनियन के हेड ने UCL के द्वारा करे गए पॉल्यूशन की कंप्लेंट करी, एज UCL बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रही है, पर इसमें ट्रेड यूनियन के हेड को ही पोजीशन से निकाल दिया जाता है। 1981 में मोहम्मद नाम के एक वर्कर्स ने फोस्जीन नाम के गैस को सूंघ लिया, पर अपनी डेथ के पहले मोहम्मद अपने दोस्त राजकुमार केसवांज को सारी चीज़ें बताते हैं कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। राजकुमार जर्नलिस्ट थे और ये बात सुन के UCL के बिजनेस प्रैक्टिस में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1884 में जो होने वाला था उन्होंने उस चीज़ की प्रिडिक्शन अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कर दी थी, जिसका नाम था बचाए हुजूर इस शहर को बचाइए। 1982 में UCL में एक गैस लीक हुई थी, जिसके चलते 24 औरतों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी मास्क नाम की चीज़ इन्होंने यूज़ ही नहीं करी और इसके 1 महीने बाद ही UCL की फैक्ट्री में MIC लीक हो जाती है, जिसके बाद 18 वर्कर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और UCL का एक इंजन है MIC के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके चलते उसकी 30% बॉडी जल जाती है और 1982 में एक बार फिर MIC लीक हुई थी। 1983 से लेके 1984 तक कई बार MIC क्लोरीन जैसी गैस लीक हुई और हज़ारों लोगों की मौत हुई। भोपाल के लोग एक खौफ में जी रहे थे। फिर शुरू हुई एक भयानक कॉन्स्पिरेसी, जिसने भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक हर एक को अदालत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सारा का सारा ब्लेम इंडिया की UCL के ऊपर डाल दिया। 6 दिसंबर को ये केस CBI के पास पहुंचता है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जिसका नाम था भोपाल गैस लीकेज इंक्वायरी। इसके हेड MP हाई कोर्ट के सिटिंग जज मिस्टर NK सिंह थे और उसके अगले दिन 7 दिसंबर को अमेरिकन अटॉर्नी US कोर्ट के अंदर एक लॉ सूट फाइल करते हैं और इंक्वायरी शुरू होती है, जिसके 4 दिन बाद ही UCC के चेयरमैन मिस्टर वॉरेन एंडरसन भोपाल आते हैं और उनके साथ उनके 2 साथी ऑफिशियल को भी अरेस्ट करा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कंपनी गेस्ट हाउस ले जाते हैं और उन्हें बेल भी मिल जाती है और उसके दूसरे दिन ही सीक्रेटली एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है, जहाँ से वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ से US, और यहीं से इस कॉन्स्पिरेसी थियरी की शुरुआत होती है। आखिर वो कौन था जिसके कहने पर एंडरसन जैसे हत्यारे को हाउस अरेस्ट करा गया? किसके कहने पर उन्हें बेल दी गई और उनकी बेल एक्सेप्ट किसने करवाई और उन्हें मध्य प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से US भागने में हेल्प किसने करी? इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर के अनुसार उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को इस मैटर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया जा रहा था
मध्य प्रदेश के उस टाइम के सीएम अपनी ऑटोबायोग्राफी ग्रेन ऑफ सैंड इन आवर ग्लास में लिखते हैं कि उस टाइम के यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर आर.डी. प्रधान का कॉल उन्हें उस टाइम के यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव के कहने पर आया था और यही वो कॉल था जिसके अंदर एंडरसन के बेल की मंजूरी दी गई थी। और आगे की इन्वेस्टिगेशन में जब आर.डी. प्रधान से इस बारे में बात करी जाती है तब वो कहते हैं कि वो तो उस टाइम पे होम सेक्रेटरी थे ही नहीं। यह सरप्राइज की बात है कि झूठ बोल कौन रहा था। उस टाइम पे एक खुलासा और हुआ था। भोपाल कलेक्टर मिस्टर मोती सिंह ने ये बताया था कि जिस गेस्ट हाउस के अंदर मिस्टर एंडरसन को रखा गया था वहाँ एक फ़ोन भी था जिससे उन्होंने यूएस बात करी, जिसके बाद यूएस एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर करना शुरू किया कि आप एंडरसन को बेल दे दीजिए और ये हुआ भी। सिर्फ 25,000 रुपये में एंडरसन को बेल मिल जाती है। बेल के अंदर एक कंडीशन थी कि कोर्ट उन्हें जब भी बुलाएंगी तब उन्हें कोर्ट में हाजिरी देने आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एंडरसन कभी इंडिया आए ही नहीं। कलेक्टर मोती सिंह का ये मानना था कि ये सारी चीज़ें उस फ़ोन कॉल की वजह से ही हुई थी और उस रूम में फ़ोन होना ही नहीं चाहिए था। एंडरसन के यूएस चले जाने पर इंडियन गवर्नमेंट उनको फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा करार कर देती है, जिसके बाद भोपाल के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर स्वराजपुरी इस इंक्वायरी कमीशन के सामने एक बात रखते हैं कि मिस्टर एंडरसन का अरेस्ट ऑर्डर था वो तो रिटर्न ऑर्डर पर करा गया था, पर उनका रिलीज़ ओरल ऑर्डर पर करा गया था। और जब उनसे पूछा कि ये ऑर्डर किसने रिलीज़ करा था तो एक ही जवाब मिलता है, हायर अथॉरिटी। इतने सालों बाद 2010 में यूसीएल के प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर एसपी चौधरी और उनके साथ 7 और लोगों को दोषी किया जाता है, लेकिन उसके बाद एसपी चौधरी ऐसी चीज़ का खुलासा करते हैं जिसे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। उनका ये कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट और सीबीआई ने ऐसे कई फैक्ट एंड एविडेंस बाहर पेश ही नहीं करे जिसके चलते मुजरिम कोई और ही निकलता। सबका कहना है कि ये एक एग्जीक्यूटेड प्लान था, पर एंडरसन को ना तो जेल हुई ना ही कोई सज़ा और 2010 में यूएसए में वो एक नॉर्मल इंसान की मौत मरे। So, I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइलें नाउ।